हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने सभी साथियों का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करता हूं हमारे सभी साथी बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, दिसंबर महीने की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज दिसंबर महीने की 5वीं क्लास है और आज बहुत बेहतरीन सवाल हमने लिए इस वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखना और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग सही ढंग से उसकी व्याख्या सहित पढ़ना, ताकि क्वेश्चन को कहीं से भी आपसे पूछ ले उसका आंसर आप दे सको आसानी से। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जितना भी आपका करंट अफेयर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि कल तक आपका ये पूरा हो जाएगा। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं तो 4 से 6 महीने का करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो ये 4 महीने जो करंट अफेयर है आप लोगों का, इसे सभी साथी देख लेना। आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके रखे गए हैं जो हमने पढ़ाए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल रहेगा, गरीबी और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भाई, इसे कब मनाते हैं हम लोग, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, ये मनाते हैं 20 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। तो प्रत्येक 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रहेगी आपकी? सतत विकास के लिए एकता, साझा भविष्य हेतु समुदाय को एकजुट करना। और यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को इस दिवस की स्थापना की घोषणा की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी, भुखमरी और बीमारियों जैसी समस्याओं के समाधान में वैश्विक एकता को बढ़ावा देना। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत को हराकर किसने खिताब जीत लिया? तो भैया ये कारनामा कर दिया है पाकिस्तान ने। पता नहीं कैसे कर दिया, भारत को हरा दिया। तो पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप विजेता बन चुका है। तो पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। और फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। और ये ट्रॉफी कई वर्षों के बाद पाकिस्तान ने जीती है इस बार। और इस बार बहुत अच्छा खेले हैं। तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 347 8 विकेट पर बना दिए। और एक खिलाड़ी है वहां का भाई समीर मिन्हास, इस आदमी ने 71 गेंदों में 172 रन बना दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया और जीत गया। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 किस मंत्रालय की पहल है? तो देखिए, सबका बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक, तो जितने भी आपके चीजें पैसे से रिलेटेड होंगी तो किस मंत्रालय में आएंगी वो आपकी? तो सीधी सी बात है, आपका वित्तीय मंत्रालय में, क्योंकि बाकी इनका तो कोई काम है नहीं इसमें। तो आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय मंत्रालय। तो सबका विकास सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 को वित्तीय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का लक्ष्य है आपका 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा कवर प्रदान करना है। यह विधेयक 3 पुराने कानून, बीमा अधिनियम 1938, LIC अधिनियम 1956, इरडा अधिनियम 1999 में संशोधन करेगा। और अब बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति होगी, जो पहले कितनी थी आपकी? 74% थी। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि बीमा क्षेत्रों में आप कितनी FDI निवेश कर सकते हैं? तो 100%, और पहले कितनी थी? 74%। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस क्रिकेट टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है झारखंड ने। तो यार झारखंड ने ये पहली बार किया है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। तो झारखंड ने पहली बार जीता है, याद रखना। तो झारखंड की टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 खिताब जीत लिया है। और फाइनल मैच में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हराया है। कप्तान ईशान किशन ने 101 रनों की विस्फोटक कप्तानी पारी खेली और मैन ऑफ द मैच पे रहे थे। चलिए, झारखंड घरेलू T20 खिताब जीतने वाली देश की 12वीं टीम बन गई है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के तहत मरणोपरांत विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत दिया गया है विज्ञान रत्न। किसको दिया गया है? तो वो वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। क्या नाम है इनका? नार्लिकर।
तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान रत्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कुल 4 श्रेणी कौन कौन सी? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा एसएसबी और विज्ञान टीम में आपको दिए जाते हैं। चलिए, तो इनका नाम याद रखना आप लोग कि किनको दिया गया है मरणोपरांत। आगे आते हैं, बाघों के सुरक्षित आवागमन के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भैया टाइगर है कहाँ पर, बाघ ज्यादा है कहाँ पर? सीधे सीधे है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक पड़ता है कूनो, तो कूनो में ही आपके चीता वगैरह या बाघ सर्वाधिक है। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर मध्य प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखना। और यह कॉरिडोर लगभग 250 किलोमीटर लंबा होगा और यह राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना को आपस में जोड़ेगा। कॉरिडोर बनने से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में काफी कमी देखने को मिलेगी। जो कभी कभी जो जंगली जानवर हैं व्यक्तियों से मुठभेड़ उनकी हो जाती है, वो कम देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश को पहले से क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। तो टाइगर स्टेट किसको बोलेंगे? मध्य प्रदेश को बोलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट कहां आयोजित किया गया? कौन सा भाई? तो पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट कहां पर आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। कहां पे किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलो, और यह सम्मेलन 17 से लेकर आपका 19 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित किया गया। और इसकी थीम याद रखना, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। इसका आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से किया है। और पहला शिखर सम्मेलन 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। तो याद रखना आप लोग, पहला कहां हुआ? गांधीनगर गुजरात में, और दूसरा कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। चलिए, T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा या अटापट्टू? अटापट्टू तो भारत की मतलब श्रीलंका की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्मृति मंदाना। तो स्मृति मंदाना ओपनर बल्लेबाज है भारतीय क्रिकेट टीम की, अच्छा खेलती भी है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। तो स्मृति मंदाना T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 4000 रन का आंकड़ा छूने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर है। उन्होंने यह उपलब्धि विशाखापत्तनम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। मंदाना ने 154 मैचों में 148 पारियों में 29 की एवरेज से 4007 रन बना लिए हैं। उनके करियर में अब तक एक शतक और 31 क्या है? अर्धशतक शामिल है। सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स के हैं, 4716 रन है आपकी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है सूजी बेट्स, सबसे ज्यादा T20 में। और एशिया की बात करें, भारत की बात करें तो मंदाना आ चुकी है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 14 अंडर 14 लोअर अवार्ड्स 2025 किसने जीता है? तो ये मिला है आपका शुभम अवस्थी को। किसको दिया गया है? तो शुभम अवस्थी को ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं शुभम अवस्थी को 14 अंडर 14 लोअर अवार्ड्स 2025 सम्मानित किया गया है। यानी ये उन वकीलों को पुरस्कार दिया जाता है जिनकी उम्र 40 से कम हो, तो उनको दिया गया है। यह पुरस्कार BW लीग वर्ल्ड अवार्ड समारोह के दौरान दिए जाते हैं। और शुभम अवस्थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सक्रिय रूप से वकालत करते हैं। और इस तरह के सम्मान से युवा वकीलों को प्रेरणा भी मिलती है। चलो आगे देखते हैं। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो भारत ने समझौता कर लिया है नीदरलैंड के साथ। साथियों किसके साथ में किया है? नीदरलैंड के साथ में समझौता कर लिया है, ध्यान रखना आप लोग। तो भारत ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता कर लिया है। और यह परिसर हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। इस समझौते पर भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और डच विदेश मंत्री डेविड वैन वील
इनका नाम पूछ सकता है आप लोगों से, ध्यान रखना। तो डेनमार्क के विदेश मंत्री कौन, सॉरी नीदरलैंड के विदेश मंत्री कौन है? तो डेविड वैन वील के बीच में ये हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना में एम्स्टर्डम के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय का सहयोग लिया जाएगा। लोथल दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात डाकयार्ड में से एक है, और आप जानते हो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि लोथल जो बंदरगाह है वो किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। आगे जाओ। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो डेजर्ट किन के बीच में होता है अभी? तो डेजर्ट होता है भारत और आपकी यूएई के बीच में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में होता है डेजर्ट सैन्य अभ्यास। तो ध्यान रखना साथियों, तो भारत और आपका यूएई के बीच। चलो, और इस सैन्य अभ्यास अबू धाबी में हुआ है यूएई में 18 से 30 दिसंबर तक। यह दोनों देशों के बीच में बढ़ते रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक भी है। आगे चलते हैं। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त किया है? तो भाई दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा खेल 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं आपके 56 पदक। कितने? 56 पदक। और रैंक कितनी मिली है हमको? 7वीं रैंक मिली है। रैंक भी याद रखना, 7वीं। तो दुबई में भारत ने दुबई 2025 एशिया युवा पैरा खेलों में कितने? 56 पदक जीतकर 7वीं रैंक हासिल की है। और इन 56 पदकों में क्या है? 19 पदक तो आपके स्वर्ण हैं, 15 आपके रजत हैं और 22 क्या है? कांस्य है। आयोजन कब से कब तक रहा? तो 7 से लेकर आपका 14 दिसंबर तक रहा, ध्यान रखना। तालिका में उज्बेकिस्तान 197 पदक के साथ में शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर ईरान रहा 216, और प्रतियोगिता में 35 देशों के लगभग 1312 पैरा एथलेटिकों ने भाग लिया। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान रहा है। और भारत की रैंक रही है 7वीं 56 पदकों के साथ में। राष्ट्रीय पेशा महोत्सव के अवसर पर किस राज्य ने सभी पेशा क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये देखिए राष्ट्रीय पेशा महोत्सव, तो ये भैया कहां पर हुआ है? उड़ीसा। ध्यान रखना आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय पेशा महोत्सव 24 दिसंबर पर विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन की घोषणा की है। यह घोषणा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो नाम याद रखना, मोहन चरण मांझी द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य पेशा अधिनियम 1996 के तहत आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। और पेशा की फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट है। ग्राम सभाएं स्थानीय लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है ना? ये जानते भी होंगे आप लोग, विमुद्रीकरण पढ़ते होंगे आप लोग। हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो देखिए हांसी जो हरियाणा का है, से हांसी है से हो जाएगा आपका हरियाणा। तो हरियाणा का 23वां जिला बन चुका है आपका हांसी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नायाब सिंह सैनी है। तो उन्होंने हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित कर दिया है। इससे पहले हांसी हिसार जिले का एक हिस्सा था, ध्यान रखना। और हरियाणा में जिलों का गठन पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 के प्रावधानों के तहत किया जाता है पंजाब के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर नवनिर्मित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया? तो भाई कौन करेगा? दिल्ली की सीएम। और इस समय कौन है? तो रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, तो उन्होंने क्या करा? इसका उद्घाटन किया है। तो दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया है। और कब किया गया है? तो 19 दिसंबर 2025 से जनता के लिए खोल दिया गया है। और डीएमआरसी तथ्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। और दिल्ली में पहली मेट्रो सेवा 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत हुई थी। और वर्तमान में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कितना है? 450 किलोमीटर लंबा है, और इसमें 285 से अधिक आपके स्टेशन हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मेट्रो कहां आई थी? तो याद रखना, कोलकाता में। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हाल ही में कहां हुआ है? तो अभी कुछ दिन पहले इनको ज्ञानपीठ मिला था, और अभी इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनकी मृत्यु हुई है रायपुर। और रायपुर कहां पड़ता है जी आपका? रायपुर कहां की राजधानी है? तो रायपुर आपकी छत्तीसगढ़। तो प्रख्यात
साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो चुका है 23 दिसंबर 2025 को रायपुर छत्तीसगढ़ में। उन्होंने रायपुर के एम्स में अंतिम सांस ली और 2024 में प्रतिष्ठम 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। तो क्वेश्चन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके प्रमुख उपन्यासों में नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनकी प्रमुख हैं। इन्हें याद रखना आप लोग कि दीवार में एक खिड़की रहती थी और एक आपका नौकर की कमीज, ये दोनों आपसे पूछ सकता है कि इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी विशेष पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने क्या करा भाई, भांग की खेती को बढ़ावा दिया है। तो किससे दिया है? ग्रीन टू गोल्ड। क्या भाई? तो ग्रीन टू गोल्ड से इसको प्रोत्साहित किया है भांग की खेती के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ध्यान रखना आप लोग। और ग्रीन टू गोल्ड विजन के तहत औद्योगिक भांग की खेती को प्रोत्साहित करने की पहल है। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि होगी, राज्य में हरित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक भांग का उपयोग बायोप्लास्टिक, वस्त्र, जैव ईंधन और आपका सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। लेकिन भांग तो हमारे युवा दूसरे काम में लेते हैं, है ना। चलो आगे देखो। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना आप लोग, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो भैया इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर कुमार, प्रोफेसर आपका सिकंदर कुमार। तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर सिकंदर कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे और आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उसके लिए तो और भी ज्यादा है। पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति निवास नई दिल्ली में किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के दौरान भारत की बदलती आर्थिक नीतियों और विकास मॉडल पर प्रकाश डालती है। इसमें आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रमुख सुधारों का विस्तृत विवरण किया गया है। तो किताब और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सबका इसमें क्या है? विश्लेषण है। याद रखना इनका नाम, क्या नाम है? प्रोफेसर सिकंदर गुप्ता। और याद रखना विमोचन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जी ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किन 2 जिलों में पीपीपी मॉडल पर आधारित पहले मेडिकल कॉलेज खोलने की आधारशिला रखी है? तो ये आपकी धार और आपका बैतूल जिलों में। कहां पर? धार और बैतूल जिले में ये किया जाएगा आपका। तो मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल के तहत पहले मेडिकल कॉलेजों की स्थापना धार और बैतूल जिलों में की जा रही है। इसकी आधारशिला केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के, रखी गई है। ये दोनों जिले जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। भविष्य में इसी मॉडल पर कटनी और पटना में भी संस्थान खोले जाएंगे। धार मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसमें निजी भागीदार स्वामी विवेकानंद शिक्षा धाम फाउंडेशन है ना। तो क्वेश्चन आपका बढ़िया है, ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं। चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किसने किया अभी? ये कर दिया है राजस्थान ने। किस राज्य ने किया है? तो ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म का लॉन्च किसने किया है? राजस्थान ने किया है। देखिए, राजस्थान सरकार ने चिकित्सा शिक्षा विभागों में पारदर्शिता और संवाद बढ़ाने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह के निर्देशन में शुरू की गई है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या होगा? शिकायत निवारण है, जिससे समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके। इसके प्रमुख लाभार्थियों में मेडिकल कॉलेज प्रशासन, फैकल्टी सदस्य और मेडिकल छात्र आपके शामिल होंगे। तो साथियों, ये थी हमारी दिसंबर महीने की 5वीं क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पूरी क्लास आपने देखी होगी। तो साथियों, अगली क्लास में चलते हैं हम लोग कल। तो कल मिलेंगे 6ठी क्लास में और दिसंबर महीने की वो अंतिम क्लास होगी। तो 6 क्लासों की जो PDF है आपकी, वो कहाँ मिलेगी आपको? हमारे एप्लीकेशन पर, रोहित स्टडी पॉइंट पर वो सारी PDF आपको मिल जाएंगी। सितंबर महीने से हमने शुरू किया है करंट अफेयर की सीरीज और दिसंबर महीना कल पूरा हो जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की करंट अफेयर की PDF आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ठीक है साथियों, बाकी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी अपने साथियों, मित्रों, छोटे भाई बहनों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।